नमस्कार। आज हम एक काफी जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, डेवलपमेंटल स्पीच साउंड डिसऑर्डर। जी, ये वो स्थिति है जब बच्चों को बोलने में मतलब सही आवाजें निकालने में थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ साइकोलॉजिकल नोट्स हैं, कुछ क्लिनिकल जानकारी भी है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद है कि इस जानकारी से मुख्य बातें निकालें, समझें कि ये है क्या, लक्षण क्या है और बच्चों पर इसका असर कैसे पड़ता है। हाँ, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं कि ये डिसऑर्डर असल में है क्या। जैसा आपने कहा, आवाजें सही से न बना पाना। हाँ, और इसकी वजह से होता ये है कि दूसरों को मतलब सुनने वालों को बच्चे की बात समझने में दिक्कत आती है। अच्छा, तो इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? हाँ, मोटे तौर पे दो तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। एक तो है आर्टिकुलेशन की समस्या। आर्टिकुलेशन मतलब शारीरिक? हाँ बिल्कुल, मतलब बच्चे को जीभ, होंठ वगैरह सही ढंग से इस्तेमाल करके आवाज निकालने में ही मुश्किल हो रही है। और दूसरा है फोनोलॉजी की समस्या। फोनोलॉजी, ये क्या है? इसमें क्या होता है कि बच्चा शायद आवाज बना तो लेता है, पर उसे ये समझ नहीं आता कि शब्दों में उस आवाज का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है। मतलब भाषा के ध्वनि नियमों को समझने में दिक्कत। अच्छा, जैसे वो उदाहरण था ना हमारे नोट्स में, रोहन का 5 साल का बच्चा। हाँ, रोहन वाला उदाहरण बिल्कुल सही बैठता है यहाँ। जैसे वो कैट को टैट बोलता है। हाँ, क की जगह ट। जी, या स्पून को पून बोल देता है, सर की आवाज गायब। अच्छा, ये फोनोलॉजिकल पैटर्न की गड़बड़ी है और इससे साफ पता चलता है, जैसा नोट्स में भी था, कि उसके दोस्तों को, टीचर्स को उसे समझने में कितनी मुश्किल होती होगी। तो और क्या लक्षण हो सकते हैं? अगर किसी बच्चे को ये दिक्कत है तो पेरेंट्स या टीचर क्या चीजें नोटिस कर सकते हैं? हाँ, देखिए, लक्षण कई तरह के हो सकते हैं। सबसे आम तो यही है कि कुछ आवाजें बच्चा लगातार गलत बोलता है या बोलता ही नहीं, छोड़ देता है। बोली साफ नहीं होती होगी। बिल्कुल, अस्पष्ट बोली। कभी कभी तो घर वालों को भी समझने में मुश्किल होती है। और एक चीज और, कभी कभी बच्चा एक ही शब्द को अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से बोल सकता है। अच्छा, ये भी होता है? हाँ, कुछ बच्चों में आप ये भी देख सकते हैं कि बोलते समय वो शारीरिक रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, जीभ, होंठ, जबड़ा हिलाने में। ओह। और कभी कभी आवाज में भी फर्क आ सकता है, जैसे पिच बहुत ऊंची या नीची होना, या आवाज थोड़ी कर्कश या नेजल लगना। और वो दोहराना या अटकना। हाँ, कुछ बच्चे आवाजें या शब्द दोहराते हैं या बोलते हुए हिचकिचाते हैं, रुकते हैं, या फिर बोलते बोलते सांस फूल जाना भी एक लक्षण हो सकता है। और इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? मतलब पक्के तौर पे कैसे पता चलता है? कोई खास क्राइटेरिया है? हाँ, इसके लिए कुछ जरूरी चीजें देखी जाती हैं। पहली तो ये कि आवाज निकालने में लगातार गलतियां हों, जो बच्चे की उम्र के हिसाब से नॉर्मल नहीं है। उम्र के हिसाब से, ठीक है। या फिर ऐसी गलतियां जो उस भाषा में आमतौर पर बच्चे नहीं करते। दूसरा, ये दिक्कत बचपन में ही शुरू होनी चाहिए। ओके। तीसरा, इन गलतियों की वजह से बच्चे को बातचीत करने में, चाहे वो सामाजिक हो, स्कूल में हो, काफी परेशानियां आनी चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी पर असर पड़ना चाहिए। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, वो ये कि ये दिक्कत किसी और वजह से ना हो। मतलब कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी, या सुनने में कोई बड़ी प्रॉब्लम, या कोई शारीरिक बनावट में कमी, जैसे क्लेफ्ट लिप या पैलेट। अच्छा, तो इन सबको रूल आउट करना पड़ता है। जी हाँ, सही डायग्नोसिस के लिए ये बहुत जरूरी है। ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि ये कितना कॉमन है। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, छोटे बच्चों में तो ये काफी आम है। कुछ स्टडीज बताती है कि 3-4 साल की उम्र में लगभग 16% बच्चों में इसके लक्षण हो सकते हैं। 16%? ये तो काफी ज्यादा है। मतलब प्री स्कूल क्लास में कई बच्चे हो सकते हैं ऐसे? हाँ बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ ही अपने आप कम होता जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे 6 साल की उम्र तक ये रेट घटकर करीब 4% रह जाता है, और 8 साल तक शायद 3.6% के आसपास। तो बहुत से बच्चे स्कूल जाने की उम्र तक या तो खुद ही ठीक हो जाते हैं या थोड़ी मदद से। लेकिन अगर ये दिक्कत बनी रहती है, आपने कहा कि 8-9 साल के बाद भी कुछ बच्चों में रह सकती है ये प्रॉब्लम। हाँ, और ये एक जरूरी पॉइंट है। जिन बच्चों में ये स्पीच साउंड डिसऑर्डर लंबे समय तक रहता है, उनमें आगे चलकर भाषा के दूसरे हिस्सों में भी दिक्कत आने का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे ग्रामर समझने में, वोकैबुलरी में, और खासकर पढ़ने और लिखने में। एक स्रोत में तो ये भी था कि जिन बच्चों को बचपन में बोलने में ये दिक्कतें थीं, उनमें से लगभग 50 से 70% बच्चों को बाद में स्कूल में अकादमिक मुश्किलें आती हैं। 50 से 70%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। भले ही उनकी बोलने की दिक्कत ठीक हो गई हो। हाँ, भले ही बोलने की दिक्कत ठीक हो गई हो। ये दिखाता है कि असर कितना गहरा हो सकता है। वाकई चिंता की बात है ये तो। अच्छा, क्या इसमें लड़के लड़कियों में भी कोई फर्क देखा गया है? हाँ, स्रोत बताते हैं कि ये लड़कों में ज्यादा कॉमन है, खासकर छोटी उम्र में। अच्छा,
कितना ज्यादा? शुरुआती बचपन में ये रेशियो 2.1 या 3.1 भी हो सकता है, मतलब लड़कों में 2 या 3 गुना ज्यादा। ओ, हालांकि 6 साल की उम्र तक आते आते ये फर्क थोड़ा कम हो जाता है, करीब 1.21 रह जाता है। तो ऐसा लगता है कि लड़कियों में अगर ये दिक्कत होती भी है तो जल्दी ठीक होने के चांस ज्यादा हैं। हाँ, ऐसा लगता है। स्कूल एज तक आते आते लड़कियों की शुरुआती प्रॉब्लम्स ठीक होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है लड़कों के मुकाबले। तो अगर किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम डायग्नोज होती है तो मदद के लिए क्या किया जा सकता है? इलाज क्या है? सबसे मुख्य इलाज तो स्पीच थेरेपी है। ये एक स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी SLP देते हैं। हाँ, SLP। ये स्पीच और लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं। थेरेपी कई तरह की हो सकती है, जैसे फोनोलॉजिकल थेरेपी, जिसमें बच्चों को साउंड पैटर्न समझने में मदद की जाती है, अक्सर खेल खेल में। खेल में ये अच्छा है। हाँ, फिर आर्टिकुलेशन थेरेपी है, जिसमें खास आवाजें बनाने के लिए जीभ, होंठ वगैरह का सही इस्तेमाल सिखाया जाता है। अच्छा। और कुछ टेक्निक्स भी हैं, जैसे ऑडिटरी फीडबैक। इसमें बच्चा अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज सुनता है और सही उच्चारण से मिलाता है। और घर पर प्रैक्टिस? हाँ, घर पर रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आजकल तो टेक्नोलॉजी भी मदद करती है, जैसे कुछ स्पीच थेरेपी एप्स वगैरह भी हैं। और इसमें साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल रहता है? साइकोलॉजिस्ट की भूमिका भी काफी अहम हो सकती है। वो बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखते हैं, उसकी सोच, भावनाएं, व्यवहार, ये समझने के लिए कि ये चीजें स्पीच को कैसे असर कर रही हैं या स्पीच की दिक्कतें इन पर कैसे असर डाल रही हैं। अच्छा। वो थेरेपी के दौरान बच्चे का ध्यान और मोटिवेशन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज बता सकते हैं। और इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि बच्चे फ्रस्ट्रेट भी तो होते होंगे। हाँ बिल्कुल, बोलने में दिक्कत की वजह से जो निराशा, चिंता या झिझक आती है, उससे निपटने में इमोशनल सपोर्ट देना भी उनका काम है। वो पेरेंट्स को गाइड करते हैं, SLP के साथ मिलकर काम करते हैं और बच्चे की प्रोग्रेस मॉनिटर करने में भी मदद करते हैं। ये सब जानना पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत मददगार है। उनके लिए क्या टिप्स हैं, मतलब रोजमर्रा में वो क्या कर सकते हैं? सबसे जरूरी है धैर्य रखना। बच्चे को अपनी बात कहने के लिए एनकरेज करना, बिना टोके या जल्दी मचाए। हाँ, टोकना नहीं चाहिए, नहीं। और प्रैक्टिस जरूरी है, पर उसे मजेदार बनाना है, बोझ नहीं, खेल की तरह या रोज की बातचीत में शामिल करके। सही है। और बच्चे के प्रयास की तारीफ करनी है, सिर्फ सही बोलने पर फोकस न करके उसकी कोशिश करने पर ध्यान देना है। माहौल को पॉजिटिव और सपोर्टिव रखना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर हमने ये समझा कि डेवलपमेंटल स्पीच साउंड डिसऑर्डर बच्चों में बोलने की आवाजों से जुड़ी एक खास विकासात्मक चुनौती है। इसके लक्षण साफ होते हैं, ये कम्युनिकेशन और सीखने को प्रभावित कर सकता है। हाँ। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए मदद उपलब्ध है, स्पीच थेरेपी है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। बिल्कुल। और अंत में एक सोचने वाली बात जो हमारे स्रोतों से निकल कर आती है, हाँ, वो ये कि भले ही कई बच्चों की बोलने की गलतियां टाइम के साथ ठीक हो जाती हैं, फिर भी वो जो 50 से 70% वाला आंकड़ा है, जो बाद में अकादमिक मुश्किलों का सामना करते हैं, हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला था। वो आंकड़ा क्या कहता है? शायद यही कि हमें सिर्फ जल्दी पहचान और बोलने के इलाज पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि उन संभावित जुड़ी हुई सीखने की चुनौतियों के लिए भी एक व्यापक और शायद लंबे समय तक चलने वाले सपोर्ट के महत्व को समझना होगा। सिर्फ बोलना ठीक हो जाना काफी नहीं हो सकता।